लव थ्रूपिज्म के एपिसोड नंबर 7 में आपका स्वागत है। पिछले एपिसोड नहीं देखे तो प्लीज जाकर देख लें। चलिए स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं ट्रेन का सीन, जिसके अंदर यहाँ पर सिन और उसकी बहन साकुरा और लिली होती है। लिली के पैर पर यहाँ चोट लगी होती है, इसलिए सिन उससे पूछता है कि क्या तुम बेटर फील कर रही हो। वो कहती है कि हाँ, अभी बहुत ज्यादा ठीक है। सिन कहता है लिली से कि तुम्हें चोट लगी थी ना, उसके बाद तुम बहुत देर तक उठी नहीं थी और तुम सो रही थी शायद। वो कहती है कि हाँ, मुझे बहुत तेज नींद आ गई होगी, इसलिए मैं जग नहीं पाई होंगी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर सिन जो होता है उसे ढूंढने के लिए जा रहा होता है और वो देखता है कि यहाँ पर एक घोड़े की आवाज आती है। उस घोड़े की आवाज को पीछा करते हुए वो आगे की तरफ बढ़ रहा होता है। वो बहुत ध्यान से आगे की तरफ चल रहा होता है। सिन बहुत देर तक यहाँ पे ढूंढता है और घोड़े की आवाज को फॉलो करते करते वो घोड़े तक पहुंच जाता है। वो देखता है कि वो वही घोड़ा है जो केट का था। वो उस घोड़े के पास अपनी लालटेन को लेके जाता है तो देखता है कि यहीं पर पड़ी हुई है हमारी लिली। वो बेहोश पड़ी होती है। वो डर जाता है, जल्दी से उसे गोद में उठा लेता है। बहुत बार आवाज देने के बाद भी लिली अपनी आंखें नहीं खोलती है। इधर हम देखते हैं केट भी लिली को ढूंढने के लिए आया होता है, पर उससे पहले सिन यहाँ पर उसे ढूंढ लेता है और अपनी गोद में उठाकर ले जा रहा होता है। केट ये सब देखकर थोड़ा उदास हो जाता है और कुछ भी नहीं करता। वो कुछ कर भी नहीं सकता है ना, इसीलिए फिर हम देखते हैं ट्रेन का सीन आ जाता है। यहाँ पर सीन बताता है कि हमने जो है ये प्राइवेट ट्रेन बुक करी है, अभी भी यहाँ पर डेंजर है, यानी कि इन दोनों ने अपने खुद के पैसों से ये ट्रेन को बुक किया है। सीन बताता है कि अगर वो घोड़ा तुम्हारे पास नहीं खड़ा होता तो मैं तुम्हें ढूंढ नहीं पाता। वो घोड़े की आवाज की वजह से मैं तुम्हें ढूंढ पाया था। लिली कहती है कि मेरी वजह से सबको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो गई और मैं उन सबसे बिना माफी मांगे ही यहाँ पर इस ट्रेन के अंदर आ गई। सिन कहता है कोई बात नहीं, तुम अगली बार माफी मांग लेना सभी दोस्तों से। साथ में वो यहाँ पर एक चीज लेकर आया होता है जो एक फ्लावर की शेप का होता है। ये फ्लावर जो होता है बहुत सुंदर लगता है यहाँ पर लिली को। जापान में इसी तरह का फ्लावर जो होता है वो मिठाई के रूप में मिलता है, उसी तरह का शेप और साइज होता है। लिली कहती है मुझे ये देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई, मुझे अपने घर की याद आ गई इसे देखकर। फिर दोनों बाहर देख रहे होते हैं जहाँ पर सिटी आने ही वाला होता है। वो कहते हैं कि थोड़ी देर बाद लंदन पहुंच जाएंगे। कुछ दिन बाद ब्राउन भी यहाँ पर आ जाती है, जो कि बहुत तेज भागते हुए अपनी दोस्त के पास जाती है। उसकी दोस्त लिली यहाँ पर पढ़ रही होती है। लिली यहाँ पर अपने दोस्त को कहती है वेलकम बैक, तुम आ गई ब्राउन। वो कहती है कि हाँ मैं आ गई और तुम्हारे लिए यहाँ खाने का सामान भी लेकर आई हूँ। तुम्हारा चोट कैसा है? वो कहती है मेरा चोट सही है, डॉक्टर ने कहा है बस थोड़ी देर आराम कर लेना और उसके बाद ठीक हो जाएगा। अब तो बहुत ज्यादा ठीक हो चुका है, अब मैं चल भी सकती हूँ। वो यहाँ पर कहती है इतना सारा मिठाई क्यों लेकर आ गई तुम? तो वो बताती है कि मुझे पता नहीं था तुम्हें कौन सा पसंद है, इसीलिए मैं सभी तरह की मिठाई लेकर आ गई हूँ। तुम्हें पता है तुम्हारे जाने के बाद हम सभी लोग तुम्हारी बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे और हम तुम्हें ढूंढ रहे थे जब तुम गुम हो गई थी। लिली कहती है कि मैं वहाँ पर गुम हो गई थी क्योंकि मुझे डायरेक्शन देखने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती है। केट की मंगेतर वहाँ पर मुझे मिली थी, उसने मुझे रास्ता बताया था और मैं जो हूँ गलत टर्न लेकर वहाँ पर फंस गई थी। ब्राउन कहती है प्यारी लिली तुम बहुत ज्यादा भोली हो, तुम्हें समझ में नहीं आता कि वो तुमसे बहुत ज्यादा जल रही थी। जब तुमने और केट ने यहाँ पर कपल डांस परफॉर्म किया था तो सभी लोग तुम लोगों को ही देख रहे थे क्योंकि तुम दोनों बहुत ज्यादा सुंदर लग रहे थे। वो तुमसे रिवेंज लेना चाहती थी और उसने ले लिया। लिली यहाँ बताती है कि उन बातों को छोड़ो, मेरे पास पैसे बचे नहीं है रेंट देने के लिए, क्योंकि वहाँ से वापस आते वक्त मैंने जो है ट्रेन की टिकट खरीद ली थी और इसके अलावा डॉक्टर में पैसे लग गए दिखाने के लिए। मेरे पास ज्यादा पैसे बचे नहीं है यहाँ पर सर्वाइव करने के लिए। ब्राउन कहती है अपने पेरेंट्स को लेटर लिख दो और उनसे पैसे मंगवा लो। लिली कहती है अगर मैं लेटर लिखती भी हूँ तो वो 1 महीने बाद मेरे पेरेंट्स को मिलेगा और उसके 1 महीने बाद पैसे यहाँ पर आएंगे। मुझे कोई ना कोई जॉब करनी पड़ेगी, पर मुझे जॉब कहाँ से मिलेगी समझ नहीं आ रहा। ब्राउन यहाँ पर कहती है हमारे प्रोफेसर जो है वो जॉब भी दिलाने में हेल्प कर सकते हैं स्टूडेंट की, तुम उनके साथ जाकर मिल लो और बात कर लो जॉब की। वो आती है प्रोफेसर से मिलने के लिए और वो कहती है कि मुझे आपसे कुछ बात करनी है। प्रोफेसर लिली को कहते हैं बताओ क्या बात करनी है। लिली यहाँ बताती है कि मेरे पैसे खत्म हो गए हैं और मुझे जो है यहाँ पर एक जॉब करनी है जो पेंटिंग से रिलेटेड हो। प्रोफेसर जो होते हैं यहाँ पर शेक्सपियर के डायलॉग मारना स्टार्ट कर देते हैं। वो यहाँ पर कहती है प्लीज आप ये डायलॉग मत मारिए, मुझे बताइए मैं क्या करूँ, मुझे जॉब चाहिए। प्रोफेसर कहते हैं मैं तुम्हें जॉब दिला दूंगा और तुम्हें पैसे भी मिल जाएंगे, पर तुम्हें एक वादा करना पड़ेगा। लिली बोलती है कैसा वादा? प्रोफेसर कहता है कि तुम्हें वादा करना पड़ेगा कि तुम अपने ड्राइंग की आर्ट को खराब नहीं करोगी जॉब की वजह से। तुम्हारी आर्ट है यानी पेंटिंग स्किल है उसे बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करोगी, उसे भी तुम्हें प्रॉपर टाइम देना पड़ेगा। अभी मैं तुम्हें वो जॉब बताऊंगा। वैसे जॉब की चिंता मत करो, मेरे पास बहुत सारे काम है जिसे तुम्हें पैसे मिल सकते हैं। यहाँ पर लिली कहती है ठीक है सर, मैं जो हूँ अपनी पेंटिंग के आर्टिस्ट को काम की वजह से मरने नहीं दूंगी। अब यहाँ पर लिली की लाइफस्टाइल बिल्कुल मेरे जैसे हो जाती है, जहाँ पर उसे कॉलेज का होमवर्क भी करना पड़ेगा और प्रैक्टिस का टाइम भी निकालना पड़ेगा पेंटिंग के लिए और साथ में उसे जॉब भी करनी पड़ेगी। ये जो रास्ता है सोचने में ही बहुत ज्यादा हार्ड लगता है। इधर हम देखते हैं केट को जो चुपचाप यहाँ से जा रहा होता है। आगे जाकर पेंटिंग करने के लिए वो बैठता है, बट उसके दिमाग में बार बार लिली की बात याद आ रही होती है। सिन का
चेहरा याद आ रहा होता है जिसने लिली को गोद में उठा लिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर जो केट होता है वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पा रहा होता है। इसलिए वो पेंटिंग को रोक देता है और यहाँ से फिर से चलना स्टार्ट कर देता है। वो सोचता है थोड़ा वॉक कर लेता हूँ जिससे कि मेरा मूड ठीक हो जाए। केट जब यहाँ से जा रहा होता है तो रास्ते में सिन उसे देख लेता है। सिन उसे बोलता है केट रुको, तुम कहाँ जा रहे हो? केट यहाँ बताता है मैं तो एक आर्ट देखने के लिए जा रहा हूँ। वो बोलता है किस तरह का आर्ट? तो बताता है कि स्टैचू बनाते हैं ना लोग, उस तरह का आर्ट। सिन यहाँ पर कहता है मैं भी तो आर्ट बनाता हूँ, तो क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकता हूँ देखने के लिए? केट कहता है कि हाँ तुम्हारी मर्जी, तुम चलना चाहते हो तो चलो। सिन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो दोनों साथ में चलने लग जाते हैं। जहाँ पर वो बताता है कि मैंने भी बहुत सारी स्टैचू देखी है और हमने जो है उसे कॉपी किया है, क्योंकि वो कहता है कि जो आर्टिस्ट होता है वो कॉपी कर करके ही आगे की तरफ बढ़ता है और लोग कॉपी गई चीजों को ही पसंद करते हैं। लोग जो होते हैं वो रियल आर्ट को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि रियल आर्ट जो होता है वो अनोखा ही होता है। वो हम बनाया गया मास्टरपीस होता है ओरिजिनल वाला, जिसके अंदर कुछ गलतियां हो सकती हैं तो लोगों को गलतियां जो है एक्सेप्ट नहीं करते हैं। वो स्टैचू को देखता है और बहुत ज्यादा खुश होता है। सिन यहाँ पर इन सबको देखकर सोचता है कि आगे जो क्लास आएगी उनमें से ये बनाने का ट्राई करेगा। सेम टू सेम तो नहीं बनेगा बट थोड़ा बहुत वो कॉपी करेगा। केट यहाँ बताता है कि मैं बहुत पहले यहाँ पर आ चुका हूँ और मुझे जो है ये सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद आती हैं, तो मैं कभी कभार यहाँ पर देखने के लिए आ जाता हूँ। ये सब देखकर वो थोड़ा सा उदास हो जाता है। सीन कहता है कि हमें कोई भी आज़ादी नहीं दी गई है मुझ जैसे आर्टिस्ट को कि मैं अपने मन का कुछ भी बना सकूं, अपना स्टाइल मार्केट के अंदर ला सकूं। मुझे हमेशा कंपेयर किया जाता है कि लोग जिस तरह का आर्ट बनाते हैं, जो मास्टरपीस उन्होंने बनाए हैं, उससे मैं कितना मिलता जुलता बना पाता हूँ। इसलिए मजबूरी में मुझे कॉपी करना पड़ता है और मैं अपना स्टाइल नहीं दे पाता हूँ। केट यहाँ पर चुप हो जाता है तो सिन उससे पूछता है कि बताओ केट, तुम चुप क्यों हो, क्या हुआ? तो वो मुड़कर स्माइल करता है और कहता है चलो मैं तुम्हें दिखाता हूँ एक बहुत अच्छी चीज। केट जो होता है सिन को उस जगह पर ले जाता है जहाँ पर उसे स्टैचू बहुत ज्यादा पसंद आता है। उस स्टैचू को केट इसलिए देख रहा है और खुश इसलिए हो रहा है क्योंकि जब वो छोटा था तो अपने डैड के कंधे पर बैठकर अपनी मॉम के साथ यहाँ पर आया करता था, जिसे देखकर उसे याद आता है पुरानी बातें। वो यहाँ पर कहता है कि अगर कोई भी अपनी मेमोरी को इस तरह से कन्वर्ट कर दे तो कोई भी अपनी पुरानी यादों को भूल नहीं पाएगा। जैसे कि केट यहाँ पर अपनी पुरानी यादों को नहीं भूल पा रहा होता है, अभी उसकी मॉम जिंदा नहीं है, फिर भी वो इस स्टैचू को देखकर अपने मॉम डैड को याद कर पाता है। सिन कहता है जो तुम बता रहे हो मेमोरी को इस तरह से आर्ट में कन्वर्ट करने का, वो बहुत अच्छा आइडिया है। लोग इस तरह से अपनी मेमोरी कभी भी भूल नहीं पाएंगे। शायद इसीलिए लोग सभी फोटोज को इकट्ठा करके एक एल्बम में कन्वर्ट कर देते हैं ताकि वो पुरानी फोटो को देखकर अपना बचपना याद रख सकें। पर क्या किट ये भी एक ओरिजिनल आर्ट है कि इसका ओरिजिनल पीस कहीं और रखा हुआ है? वो मुस्कुराता है और कहता है कि ओरिजिनल वाला इटली में रखा हुआ है। चार्ली और जोफ्री यहाँ पर आ जाते हैं और वो उन दोनों को देख लेते हैं और कहते हैं कि तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? चलो तुम लोगों ने मेरा टाइम बचा लिया, मैं तुम्हारे पास ही आ रहा था। जोफ्री जो होता है अपने दोस्तों को लेकर एक बार के अंदर चला जाता है जहाँ पर वो ड्रिंक कर रहा होता है और सभी को बता रहा होता है। आर्ट क्लास लेने के बाद वो बहुत ज्यादा थक जाता है, जिसकी वजह से वो यहाँ पर अक्सर आया करता है और ड्रिंक किया करता है। साथ में वो बताता है कि अगर कोई भी 12 गिलास यहाँ पर पी लेता है तो वो एक मर्द माना जाता है। यहाँ का यही रूल है और आज तक सिर्फ मैंने ही पिया है। चार्ली यहाँ बताता है कि इसने अभी 2 गिलास ही पिया है, अभी इसका 10 गिलास बाकी है। केट के दिमाग से वो सीन नहीं जा रहा होता है जब लिली यहाँ पर गोद में थी सीन के। केट यहाँ पर फ्रूट जूस लेकर बैठा होता है और वो कुछ नहीं पी रहा होता है। तभी यहाँ पर जोफ्री उसके पास आता है और कहता है तुम इतना गुमसुम क्यों बैठे हो, इतने उदास क्यों हो, जबकि तुम्हारे पास इतनी सुंदर तुम्हारी मंगेतर है और तुम्हें जॉब करने की भी टेंशन नहीं है। तुम्हारे पापा के पास बहुत सारे पैसे हैं, तुम थोड़ा बहुत काम करोगे और या ना भी करोगे तो तुम अपनी जिंदगी को आराम से बिता सकते हो। जोफ्री यहाँ पर कहता है मुझे तो लगता है कि जो हमारा केट है वो टॉप इसलिए कर पाता है क्योंकि उसके फादर ने ही इस कॉलेज को बनाया है। जोफ्री की बात सुनकर चार्ली यहाँ पर कहता है उसके डैड जो है बड़े गवर्नमेंट ऑफिसर थे, जो रिटायर होने के बाद उन्होंने अलग अलग चीजें बनाई और लोगों को यहाँ पर दान दिया अपने पैसों से और साथ में ये कॉलेज बनाया। वो हर साल यहाँ पर आते हैं देखने के लिए कि उनके बेटे ने कौन सा आर्ट बनाया है, तो हो सकता है कुछ दिक्कत हो इस चीज के अंदर। यानी वो खुलेआम एलिगेशन लगा रहा होता है केट के आर्ट पर। को पेंटिंग करना नहीं आता है फिर भी वो हमेशा टॉप पे आ जाता है, ऐसा वो बोलना चाहता है। इस बात को सुनकर उसे बुरा लग जाता है और वो यहाँ से चला जाता है। जोफ्री यहाँ पर कहता है कि पता नहीं इसे क्या हो गया। यहीं पर सीन चेंज हो जाता है और हम दोबारा लिली के पास आ जाते हैं जो यहाँ पर काम कर रही होती है अपना। यहाँ पर जो केट होता है बाहर खड़े होकर बारिश में भीग रहा होता है और लिली के बारे में सोच रहा होता है।
वो उन व्हाइट फूलों को देख रहा होता है। जब केट पहली बार मिला होता है लिली से तो वो उसको व्हाइट फूल देता है। जब वो एक गांव में गए थे, साथ में अपनी मॉम की व्हाइट ड्रेस ही लिली को देता है। लिली का जो लाइफस्टाइल है वो बहुत ज्यादा बिजी हो गया है। वो यहाँ पर रात भर काम करती रहती है, फिर उसके बाद घर जाती है, फिर वहाँ पर अपने कॉलेज का होमवर्क करती है और होमवर्क करने के बाद वो फिर सो जाती है। बट ये जो लाइफस्टाइल है ज्यादा दिन तक फॉलो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा हार्ड होता है। पर ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लोग ऐसा करते हैं, मैं भी ऐसा ही करता हूँ। बस आपको टाइम मैनेज करना आना चाहिए तो आप भी ऐसा कर पाएंगे। यहाँ पर लिली जो होती है रात भर पढ़ती रहती है, उसके बाद उसे नींद आती है बहुत तगड़ी वाली और फिर वो जाकर सो जाती है। पहली बार आप ऐसा करते हैं ना तो आपकी जो कंफर्ट जोन होता है वो हट जाता है और अनकंफर्ट जोन आ जाता है। बट बहुत दिन तक करते करते वो भी कंफर्ट जोन बन जाता है। लिली का व्हाइट पेंट खत्म हो चुका होता है। जब वो उसे लेने आती है तो वो बहुत ज्यादा महंगा होता है। अगर वो अपने पैसे व्हाइट पेंट लेने के लिए यूज कर देती तो वो जो है सारे पैसे खत्म हो जाते। इसलिए वो सोच रही है कि वो व्हाइट पेंट ले ले या फिर अपना जो रेंट है वो दे। उसे समझ में नहीं आ रहा होता है, इसलिए वो कुछ ज्यादा ही परेशान हो जाती है। ब्राउन कहती है तुम लोगी कि नहीं लोगी? तो वो कहती है कि मैं खाना नहीं खाऊंगी बट व्हाइट पेंट जरूर लूंगी। केट की मंगेतर यहाँ शॉप के अंदर आ जाती है और वो कहती है कि अरे तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? उसका नाम कैथरीन होता है। वो यहाँ पर कहती है कि मैं बस यहाँ से जा रही थी तो मैंने तुम दोनों को देख लिया। बट कैथरीन जो है एक्चुअल में उन दोनों को ही ढूंढ रही थी, उन दोनों की और ज्यादा बेइज्जती करनी है, इसीलिए शायद कैथरीन उन दोनों को बताती है कि उसे अपना एक पेंटिंग बनवाना है तो वो एक आर्टिस्ट को ढूंढ रही है, तो कोई उसे मिल जाए तो काम बन जाए। ब्राउन उसे कहती है कि तुम्हारा मंगेतर केट जो है वो बहुत अच्छा आर्टिस्ट है तो तुम उसे क्यों नहीं बनवा लेती? तो वो कहती है कि नहीं, वो बिल्कुल भी नहीं बनाएगा। कैथरीन यहाँ पर लिली से पूछती है कि क्या तुम मेरी पेंटिंग बना सकती हो, बताओ। तो लिली यहाँ पर कहती है कि नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है। तो कैथरीन कहती है कि दिक्कत मत लो, मैं तुम्हें जो हूँ अच्छे से पैसे देने वाली हूँ, तुम मेरी बात मान जाओ और मेरी पेंटिंग बना दो। ब्राउन जो है यहाँ पर कहती है कि नहीं, ये आपकी पेंटिंग नहीं बना सकती है, इसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है। यहाँ पर कैथरीन जो है बिल्कुल उनको बनवाने के लिए ही आई होती है, तो जल्दी से बैग से निकालती है चेक और उसके ऊपर साइन कर देती है और अमाउंट लिख देती है 200। वो अमाउंट जो होता है 200 पाउंड होता है, जिसके अंदर लिली की सारी प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। जब वो उसे देखती है तो उसका मन जो है एकदम से लालच में आ जाता है। लिली करती भी क्या, उसके पास एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसे वो ग्रैब कर लेती है। वो कहती है ठीक है, मैं तुम्हारी पेंटिंग बना दूंगी। क्योंकि लिली की लाइफ बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है काम करते करते और वो अपने पेंटिंग आर्ट को सफ़र करवा रही होती है, यानी सही से क्लास नहीं ले पा रही होती है, इसलिए वो हाँ कर देती है। ब्राउन उसे मना करती है बट लिली नहीं मान रही होती है। वो कहती है ठीक है, मैं आपकी पेंटिंग बना दूंगी। कैथरीन बहुत ज़्यादा खुश होती है और कहती है ठीक है, मैं कल तुम्हारे पास आऊंगी और तुम मेरी पेंटिंग बना देना। साथ में वो फ्रेंड बनने के लिए भी बोल जाती है, कहती है कि मैं भीख मांगती हूँ कि तुम मेरी फ्रेंड बन जाओ। ऐसा बोल के वो चली जाती है। कैथरीन गाड़ी में बैठकर स्माइल कर रही होती है बट ये बात इन दोनों को नहीं पता है। तो चलिए फिर इस बार का टारगेट रखते हैं 100 लाइक का। अगर आप करवा देते हैं तो नेक्स्ट एपिसोड जल्द लेकर आऊंगा। और प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पिछले एपिसोड देख सकते हैं। ओवर।